ओके, तो ये सवाल अभी कुछ लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पे बन जाए कुछ इंपॉर्टेंट। तो देखिए, जितना समय लगता है उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। पहला सवाल है, तीन आपको दिया हुआ है अलग अलग। पेन चालू कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, पहले सवाल में तीन अलग डायग्राम है। ए से बी में अगर आपको ले जाना है किसी चार्ज पार्टिकल को, तो वर्क डन किस में ज़्यादा होगा या किस में कम होगा। तो तीनों ही केस में ए भी 20 वोल्ट पे है और बी है सो किस वोल्ट पे है, 40 वोल्ट पे है। इसमें भी और इसमें भी। इसीलिए वर्क डन जो है सारे केस में सेम ही होगा। द वर्क डन इज सेम इन फिगर 1, 2 एंड 3। आंसर नंबर 3। देखिए, वर्क डन को पाथ से मतलब नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, इसके चलते। अच्छा, इक्विपोटेंशियल नंबर 2। इक्विपोटेंशियल एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्ज। जब कलेक्शन ऑफ चार्ज काफ़ी दूरी पे हो तो वो बन जाता है पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। और इसीलिए पॉइंट चार्ज का शेप कैसा होता है, तो स्फेरिकल। यानी पॉइंट नंबर 2 का आंसर हो जाएगा स्फेरिकल। क्वेश्चन नंबर 3, आपको भी का वैल्यू दिया है 4x²। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 1, 0 और 2 पे। आपको पता है ना कि E इक्वल टू क्या होता है, -dv/dr। अगर आर मतलब डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डी बाई एक्स के टर्म में dy/dx, तो ई इज इक्वल टू माइनस में डी। अगर एक्स वाई जेड अलग अलग होता तो तीनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते और आई जे और के में लिखते थे, है ना। तो ये आ जाता -8x। कोऑर्डिनेट डालिए, एक्स कोऑर्डिनेट है 1, दिख रहा है ना। और वह जेड कोऑर्डिनेट का जरूरत है नहीं क्योंकि सिर्फ एक्स में है, तो -8 इंटू 1। आंसर आ गया 8 वोल्ट पर मीटर। और ये माइनस है मतलब नेगेटिव एक्स, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, है ना। नंबर 4, एक हॉलो मेटल स्फेयर है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। आपको पता है ना, एक हॉलो स्फेयर की खासियत है कि उसके अंदर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो पूछता है, अगर सरफेस पोटेंशियल 10 वोल्ट है, हाँ बाहर में पोटेंशियल घटेगा, इसीलिए तो हॉलो स्फेयर का ग्राफ ऐसा बनता है। हर जगह कांस्टेंट, बाहर में घटता रहता है। इधर अगर पोटेंशियल इधर आर है तो अगर आपको पूछता है सेंटर में पोटेंशियल कितना होगा, तो हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट 10 ही वोल्ट होगा। ग्राफ ये हॉलो स्फेयर का है। सॉलिड स्फेयर का पोटेंशियल ग्राफ ऐसा बनता है, वो कुछ ऐसे जाता है, दिख रहा है ना, इस तरह से कुछ बनता है, कैपिटल आ रही है। खैर, एक कैपेसिटर है जिसको बैटरी से चार्ज किया गया और बैटरी को फिर हटा लिया गया है, ठीक है। तो बताइए कि उसके क्या है। हाँ, 1 मिनट, इसको हटा देते हैं, जगह बना ले रहे हैं अपने लिए। एक कैपेसिटर को चार्ज किया गया है बैटरी से और बैटरी को रिमूव किया गया है, और दो आइडेंटिकल कैपेसिटर को फिर जोड़ दिया गया है आपस से। मतलब इस चार्ज कैपेसिटर को दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से पैरेलल में जोड़ दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा। एक बात जान लीजिए, जब आप कैपेसिटर को कहीं फुल्ली चार्ज कर लेते हैं ना, तो कैपेसिटर में प्लस क्यू और माइनस क्यू आता है। और इसके बाद इस कैपेसिटर को जब दूसरे कैपेसिटर से जिसके पास चार्ज नहीं था जोड़ते हैं, तो फिर दोनों में चार्ज बटेगा, Q1 डैश और Q2 डैश। अच्छी बात यह है कि अगर दोनों आइडेंटिकल हैं तो चार्ज बराबर बट रहा है। इसका प्रूफ भी आप जानते हैं, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। तो V1 इजक्ल टू V2, V इजक्ल टू Q/C, Q1/C1 इजक्ल टू Q2/C2। तो C कट जाएगा, इसलिए दोनों में चार्ज सेम होगा। तो जब भी आप बैटरी हटा के कोई दूसरा कैपेसिटर डालिएगा, हमेशा एनर्जी रिड्यूस होता है, हमेशा एनर्जी घटेगा। एनर्जी जो है हमेशा रिड्यूस होगा, याद रखिएगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड रेडिएशन। पहले एनर्जी कितना था, यू इनिशियल, तो फॉर्मूला होता है Q²/2C। अब फाइनल एनर्जी में दो कैपेसिटर है, एक का भी Q² यानी अब चार्ज Q/2 हो गया है /2C। अब प्लस दूसरा भी सेम है तो इंटू 2 कर दो। पता चला ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q²/4C, यानी उसका जस्ट 1/2 टाइम्स हो जाएगा। तो डिक्रीज बाई फैक्टर ऑफ 2 हो जाएगा। हम सब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ दिया हुआ है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नज़दीक नज़दीक हो तो वहाँ पे फील्ड स्ट्रांग होता है। ए की जगह नज़दीक नज़दीक है, बी की जगह दूर दूर है, तो यानी ए बड़ा होगा बी से। अगर सब पैरेलल लाइन्स होते तो फील्ड इक्वल होता। 64 ड्रॉप कैपेसिटर, देखिए 64 छोटे छोटे ड्रॉप मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनाए हैं। सब ड्रॉप पे चार्ज क्यू है, तो बड़े ड्रॉप पे चार्ज ये होता है, चार्ज एडिटिव होता है, तो बड़े ड्रॉप पे 64 क्यू हो जाएगा। ये सिंपल सवाल था 64 क्यू। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा, एक बार जान लीजिएगा, या कैपेसिटेंस क्या होगा, तो आपको ये इक्वेट करना होगा। 64 ड्रॉप का जो वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, वही अकेला एक ड्रॉप का होगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो यहाँ पे आपको स्मॉल आर अगर दिया है तो कैपिटल आर निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डाल सकते हैं 4πε0r, उससे ये भी काम कर सकते हैं। ये सवाल तो ईजी था, इसलिए इसका आंसर 64 क्यू। यहाँ पे है दो स्फेयर है, दो स्फेयर में एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है। अगर दोनों को जोड़ दिया गया एक वायर से तो चार्ज दोनों में बटेगा, एक में Q1 एक में Q2, है ना। मेटालिक स्फेयर है, जोड़ दिया गया तो चार्ज किस में ज़्यादा होगा।
देखिए एक बात होता है कि दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर वन, इधर के क्यू टू बाई आर टू, तो क्यू वन बाई क्यू टू इज इक्वल टू आर वन बाई आर टू, यानी कि चार्ज ज़्यादा होगा आर वन में और आर टू में कम होगा, है ना। याद रखिएगा, द चार्ज विल ग्रेटर ऑन द स्फेयर, अगर आर वन बड़ा है आर टू से तो स्फेयर ए में हो जाएगा बड़ा। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछता है चार्ज डेंसिटी किस में ज़्यादा होगा, तो याद रखिएगा के मतलब होता है, यहाँ वी वन इज इक्वल टू वी टू किए थे, उस केस में के का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन इज इक्वल टू Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू। ऊपर नीचे आर वन से इंटू करेंगे तो आर वन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आर टू से इंटू करेंगे आर टू स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सिग्मा वन आर वन इज इक्वल टू सिग्मा टू आर टू। तो यहाँ समझ में आएगा कि सिग्मा वन बाई सिग्मा टू इज इक्वल टू आर टू बाई आर वन, यानी सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर का, यानी जिसका रेडियस कम होगा उसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो अगर एग्जाम में चार्ज ना बोल के चार्ज डेंसिटी बोलता है, यहाँ दिख रहा है आपको कि इसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो रेडियस जिसका कम है उस केस में आंसर बी हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एग्जाम में चार्ज पूछा है चार्ज डेंसिटी, वैसे आपके एग्जाम में चार्ज डेंसिटी ही पूछेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, आप आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई कष्ट नहीं है हमको, तो जगह बना ले रहे हैं। यस हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको कनेक्ट किया गया है बैटरी से और उनके बीच का डिस्टेंस 6 mm है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहे हैं। अगर एक ग्लास स्लैब डाल दिया गया जिसका थिकनेस 4.5 mm है और के का वैल्यू 9 है, तो बताइए नया कैपेसिटेंस क्या होगा। एक बार जान लीजिए, जब किसी कैपेसिटर के बीच में आप एक डाइलेक्ट्रिक डालते हैं कांस्टेंट के थिकनेस टी वाला, तो फार्मूला याद रखिएगा। नया कैपेसिटेंस जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड में डी माइनस टी 1-1/k। टी के जगह पे आप डाल दीजिए कितना, टी के जगह पे आप डाल दीजिए 4.5, है ना, और के जगह पे आप डाल दीजिए 9, तो इसका आंसर आपको आ जाएगा। तो सोल्व कर लेंगे तो पता चल जाएगा कितना टाइम्स बढ़ेगा। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी सी नॉट का वैल्यू है, जो बिना डायलेक्ट्रिक का था तो वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था। जैसे यहाँ पुट करते हैं वैल्यू, डी की जगह पे 6 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे पुट कर रहे हैं ना, देखिएगा यहाँ पे सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर आने देते हैं, डी के जगह पे कितना पुट कर दे रहे हैं 6, माइनस टी के जगह कितना है 4.5/1 माइनस 1/k की जगह है 9, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई 6 माइनस 4.5 इंटू 8/9। ये 2 बार में कटेगा, ये 2 बार, ये 4 बार में जाएगा, यानी एप्सिलॉन नॉट ए बाई ये 2 बचेगा। ऑब्वियस सी बात है, देख लीजिए। अब पहले डी की जगह 6 था सी नोट का वैल्यू, तो इसको आप कैसे करेंगे, अगर इसको 3 से इंटू करते तब ना ये आता है, यहाँ पे 2 आता है, यानी कि आंसर हो जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये सब आप खुद से बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बस हम जल्दी डिस्कशन कर दे रहे हैं एग्ज़ाम क्योंकि परसों ही है, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये सवाल देखिए, 3 चार्ज है, प्लस क्यू एक है, ये प्लस क्यू, एक 2 छोटे चार्ज, एक कैपिटल क्यू, है ना, और तीनों वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। अगर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी सिस्टम का 0 है तो क्यू का वैल्यू कितना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आपको पता है कैसे निकालते हैं। नेट एनर्जी आपको याद होगा, सारे चार्ज को इन्फिनिटी पे ले जाते हैं और एक एक करके लाते हैं। तो अगर सब इन्फिनिटी पे गया तो यू इक्वल टू कैसे लिखेंगे, तीनों गायब कर दो, पहला चार्ज आएगा तो 0, दूसरा चार्ज आएगा तो के क्यू कैपिटल क्यू बाई एल स्क्वायर, और जब तीसरा आएगा ये वाला आया तो के क्यू कैपिटल क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, नहीं सॉरी फील्ड नहीं पोटेंशियल लिख रहे हैं, बाई में एल, सबका वैल्यू मिला के इक्वल टू 0 है। यहाँ से आप सोल्व कीजिए, सबको 2 टर्म सेम हो गया, के क्यू क्यू ये उधर चला जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ के क्यू क्यू बाई एल इज इक्वल टू माइनस में के क्यू स्क्वायर बाई एल, एल एल कैंसिल हो जाएगा, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल क्यू इक्वल टू माइनस में क्यू बाई 2 आंसर हो जाएगा माइनस में क्यू बाई 2। है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया। पोटेंशियल लिखने का तरीका क्या है, याद है ना आप लोगों को, पोटेंशियल लिखने का तरीका, पोटेंशियल एनर्जी का लिखने का तरीका ये है तरीका, देखिए क्या, फिर से बताते हैं। जैसे ये आपका ट्राइंगल था, इसमें 3 चार्ज थे, पहला चार्ज को लाते हैं, ये आया और कोई चार्ज नहीं है तो पहला का वैल्यू 0 हो गया, देखिए यहाँ 0 डाले, फिर जब ये आया तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है के क्यू क्यू बाई एल, ये वैल्यू लिख दिया, फिर तीसरा आया तो इसके बीच का दूरी एल और इन दोनों के बीच का दूरी एल, तो इसके 2 टर्म बने, ऐसे लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ही लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। एक कैपेसिटर है जिसके बीच का सेपरेटर, ये तो आप समझ ही गए हैं, 11 नंबर में कोई मेहनत है नहीं, कि 2 मेटल प्लेट हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के और डिस्टेंस उसके बीच का डी है।
एक मेटल शीट को डाल दिया गया जिसका थिकनेस d/2 है। मेटल शीट, ध्यान रखिएगा, मेटल शीट में k का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। तो इस बार कैपेसिटेंस जो है ना एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी 1 - 1 बाई के, के की जगह इन्फिनिटी डाल देंगे, 1/50 जीरो हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा d माइनस टी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी के जगह पे कितना हो जाएगा भाई d/2, थिकनेस d/2 है बोला है, तो ये आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है ना, ये फार्मूला बन जाएगा। तो आपका आंसर इसमें 2:1 आ जाएगा, कि ये तो आपका यू फाइनल आया, ये आया आपका सी फाइनल और ये सी इनिशियल है, तो सी फाइनल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी इनिशियल है ना, तो 2:1 आपका रेशियो। अरे बाबा, दो ऑप्शन दे दिया है एक ही। चेक कीजिए कितना आ रहा है, उसके बाद देखिए बी है या सी है, चेक करके बताइए क्या पूछा क्या है वो भी पता। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन द टू केसेस। तो कैपेसिटेंस का रेशियो दो ऑप्शन यहाँ एक सेम दे दिया है, चेक कर लेंगे एक बार आप वैल्यू डाल के, ठीक है ना, कि आंसर कौन सा आ रहा है। सामने रिजल्ट है आपके, ठीक है ना, तो 2:1 वाला ही रेशियो सही होगा यहाँ पे। ये सवाल में क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, यहाँ पे आपका पोटेंशियल मिसिंग है, मिस प्रिंट थोड़ा था तो वो वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन इस तरह के सवाल में अगर ये भी का वैल्यू दिया है तो आपको पता है कि जब भी कुछ पूछेगा, कैपेसिटर अगर लगा हुआ है तो स्टेडी स्टेट में इससे करंट पास होने वाला नहीं है, तो इससे करंट पास नहीं होगा। करंट एक बार पास चल जाता है, ये करंट ऐसे चला जाएगा पूरा सर्किट में, ये सर्किट में आएगा नहीं, ये रेजिस्टेंस से फ्यूज होगा। तो याद रखिएगा, कभी भी कैपेसिटर अगर कनेक्टेड है रजिस्टर के क्रॉस और वो स्टेडी स्टेट में है डायरेक्ट करंट में, तो उससे करंट पास नहीं होने वाला है, ठीक है। ये सवाल अधूरा है, इसलिए सवाल को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको इसका फॉर्मूला पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट ये देखिए, दो इंसुलेटेड स्फेयर हैं R1 और R2 रेडियस का, एक में चार्ज Q1 है, एक में चार्ज Q2 है, R1 और R2 है। अब जब भी कभी भी आप इसको कनेक्ट करते हैं आर कनेक्टेड टू ईच अदर, तो क्या होगा, जब भी दो स्फीयर कनेक्ट होगा हमेशा उसका एनर्जी लॉस होगा, चाहे कुछ भी हो जाए एनर्जी लॉस होगा। हाँ, अब शुरू में ही पोटेंशियल इक्वल है तो एनर्जी चार्ज का ट्रांसफर होगा ही नहीं, करंट फ्लो करेगा ही नहीं। अगर ये है तब तो भाई एनर्जी लॉस नहीं होगा, ठीक है ना, जब पोटेंशियल ऑलरेडी सेम है तो क्यों लॉस होगा। तो ये 14 का आंसर हो जाएगा डी। नंबर 15 का आंसर क्या होगा, यहाँ क्लियर दिख रहा है, ये वाला हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, तो ये दोनों आपको देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। एक मिनट, ये देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज है ये वाला अभी आपको समझा रहे, ये वाला सर्किट से हट गया, ठीक है ना। ये दोनों आपको आ जाएगा, देख लीजिए सीरीज में, ये दोनों भी आपका आ जाएगा सीरीज में, और ये बन जाएगा ऊपर में सी सीरीज में, ये हो जाएगा C/2, ये भी हो जाएगा C/2। यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये दोनों तीनों पैरेलल में आ जाएगा, पैरेलल में ऐड कर दीजिएगा आराम से, आपको जो वैल्यू आएगा कितना हो जाएगा 2C, आंसर हो जाएगा 2C। इसका आंसर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके कैपेसिटेंस C है और इसके अंदर एक डायरेक्टिक कांस्टेंट 5 का डाल दिए हैं, तो ये भी सिंपल है, देख लीजिए। हाफ फील्ड किया गया है विद डायलेक्ट्रिक ऑफ डायरेक्टिक कांस्टेंट 5। एक देखिए कैपेसिटर है, अभी जो भी इसके बीच का सेपरेशन है D, अब इसके आधे डिस्टेंस तक हम लोगों ने एक डायलेक्ट्रिक के वाला कांस्टेंट भर दिया D/2 तक, है ना। तो बताइए परसेंटेज इंक्रीज इन कैपेसिटेंस कितना होगा, तो U इनिशियल कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A/D। अब U फाइनल क्या होगा, तो हम सब जानते हैं एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड में D माइनस टी 1 - 1/K होता है, K का वैल्यू 5 में है, तो U फाइनल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड में D माइनस टी की जगह D/2 1 - 1/5 करेंगे। और उसके बाद परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल डिवाइड में U इनिशियल इंटू 100। आप इसको सोल्व कीजिएगा, U फाइनल का वैल्यू को अगर आप D कॉमन निकाल लीजिएगा तो ये बन जाएगा U इनिशियल बाई 1 - 1/2, तो 1/2 माइनस माइनस प्लस, एक बार चेक कर लीजिएगा 1/10 ऐसा कुछ आ रहा है या नहीं, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिएगा, अब देखिएगा आंसर इसका आना चाहिए 66.6%, है ना। ये चेक कर लीजिएगा, मतलब कैलकुलेशन कर लीजिएगा, समझ में आ गया ना क्या करना है। ये एप्सिलॉन नॉट A/D को यूनिवर्सल के टर्म में लिख के नीचे सोल्व कर लीजिए, ये वाला फार्मूला लगाइए, आंसर ये आ जाएगा। समय बचाते हैं कैलकुलेशन में, बचने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक हम बनाए हैं इसको तो 66.6 आया है, इसीलिए आपको बोले, कुछ और आएगा तो मैसेज करके हमसे चेक करवा सकते हैं, कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन, 3 कैपेसिटर है, इसको पहले सीरीज में जोड़ा गया है। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C सीरीज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12 है।
इसको सीरीज में पहले जोड़ लीजिए तो 2 माइक्रोफराड आ जाएगा, और पैरेलल में सीधे जोड़ देते हैं। सी पैरेलल होता है C1 + C2 + C3। इसको 4 6 10 ये आ जाएगा 22, तो रेशियो आ जाएगा 2/22 यानी 1:11। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 एक ये वाला देखिए, वाह। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर है, पहले अकेला कुछ नहीं था तो इसका कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफराड था, यानी कि ये C0 था। C0 का वैल्यू 10 माइक्रोफराड। C0 क्या होता है? एप्सिलॉन A/D। अब इसके बीच में 2 डायरेक्ट डाला गया है, K1 और K2, तो इसका नाम हो जाएगा C1, इसका नाम हो जाएगा C2। C1 हो जाएगा K1 टाइम्स C0 और C2 हो जाएगा K2 टाइम्स C0, है ना। एप्सिलॉन A का जगह A/2D, और ये हो जाएगा K2 एप्सिलॉन A/2D। आप आराम से दोनों को, आप दोनों पैरेलल में हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड हो जाता है। एप्सिलॉन A/2D K1 + K2। एप्सिलॉन A/D को 10/2 डाल देंगे इंटू K1 + K2, ये 5 हो जाएगा। K1 + K2, K1 4 2 6, तो आप देख लिए 5 × 6 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक पॉइंट पी है जो कि डाइपोल के में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी भी आपको निकालना हो डाइपोल का, तो आप इसका प्रूफ पहले याद कर लेंगे। ठीक है ना। आप जानते हैं उसमें 1/x², इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/x² के प्रोपोर्शनल होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाइपोल में रहे तो x³ हो जाता है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रूफ आप देख चुके हैं। एक डाइपोल है -q + q, उसके एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना सीख चुके हैं आप। और x लिखा हम लोग r लिख के बनाते थे, याद होगा, ये l लिखते थे, ये भी l। अगला 20 नंबर देखिए, जल्दी नहीं करेंगे तो सवाल ज़्यादा है, आपको इंपॉर्टेंट सवाल इसी में से रहेगा, कुछ बाहर नहीं आने वाला है। एक चार्ज q है जिसके लोकेटेड सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r, वर्कडन। देखिए ये सवाल देखिए, अगर आप एक सर्कल है और इसके सेंटर पे एक चार्ज q रख दिए हैं, तो एक चार्ज Q0 को अगर आपको मूव करवाना है कहीं भी, तो ये तो इक्वी पोटेंशियल हो जाएगा, सब जगह पोटेंशियल सेम है, तो वर्कडन 0 ही हो जाएगा, है ना। ये देखिए, अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे, अगर स्फेयर सॉलिड है ना तो उसका पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ ये वाला होगा, और अगर वो हॉलो है तो उसका पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ ये वाला हो जाएगा। दोनों ही केस में देख लीजिए अच्छे से, इसमें सेंटर पे मैक्सिमम होता है, ये सेंटर है, इस पे सेंटर से लेकर सरफेस तक सेम रहता है। तो ये पूछा क्या है वो चेक कर लीजिए। 1 मिनट वीडियो को थोड़ा पॉज करते हैं, मेरी बेटी उठ गई है क्योंकि। अब पापा के साथ वीडियो बनाएंगे हम लोग, क्योंकि एग्जाम है सबका परसों और हमको एडिट करने का समय नहीं है, तो वीडियो पॉज वॉज हम करने वाले नहीं हैं। हाँ, यहाँ बैठते हैं, लेते हैं ना। अगले सवाल पे देखते हैं कैसे बनेगा वो। ठीक है, चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? नंबर 22। एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर का एनर्जी कहाँ रहता है? ऑब्वियसली बात है, इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, इसका आंसर होगा बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है। एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है, उसको कनेक्ट किया गया है अनचार्ज कैपेसिटर से। याद रखिएगा, कभी फुल्ली चार्ज को अनचार्ज से कभी भी कनेक्ट कीजिएगा तो हमेशा एनर्जी रिड्यूस होता है। ठीक है। और अगर इक्वली कैपेसिटेंस सेम है दोनों का, तो हमेशा कितना हो जाता है? हाफ हो जाता है, 1/2 हो जाता है। एक ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस, नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन अनअफेक्टेड। जब आप ग्लास चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एक डायलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एनर्जी में अंतर पड़ेगा ही, कैपेसिटेंस में अंतर पड़ेगा ही। ठीक है ना। अब इसके बाद 25 से लेके, अब आराम से देखिए, ये ए और आर वाला सवाल है, असर्शन और रीजन वाला, इसको अच्छे से पढ़ के समझिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। हम एक बार आंसर बोल देते हैं किसका कौन सा होगा, लेकिन आंसर आपको गलत भी लगे तो भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। 25 से हम लोग बात करेंगे। ठीक है। 25 का आंसर होगा सी। 26 का आंसर होगा, 25 को देख लिए, 26 का आंसर होगा ए। 27 का आंसर होगा डी। 28 का आंसर होगा डी। धीरे देख रहे हैं ना। 29 का आंसर होगा बी। 30 का आंसर होगा सी। 31 का आंसर होगा ए। देख लीजिए। 32 का आंसर होगा नहीं,
32 का आंसर ए होगा। हाँ 33 का आंसर होगा बी। 33 का होगा बी। और 34 का होगा डी। 34 दिखा देते हैं नित्यु। 34 का होगा डी। और 35 का होगा ए। 35 का होगा ए। 35 तक का ही हम लोग को बताना था, आगे हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। लो यहाँ लिखो, इसमें लिखो। उसमें क्यों लिखोगे तुम, इसमें लिखो। ये देखो 1 मिनट फिर से वीडियो थोड़ा वेट करेगा आपका, और अभी लगेगा नित्यु का वीडियो। लो ना, ये देखो, ये तुम्हारा तो लगा दिए हम यूट्यूब पे। अम्मा देखो क्या हो गया, ये देखो डॉगू वाला वीडियो आ गया। ठीक है, तुम ये देखो। अभी तुम नित्यु 1 साल की हो ना, इसलिए तुमको पता नहीं है। जैसे ही बोर्ड एग्जाम आएगा ना, टेंशन समझ में आएगा जो इन लोग को हो रहा है। देखो डॉगू आ गया। ये देखो, ये कौन है, देखो इसको देखो। बाप रे, कौन है। वीडियो को आप तेजी से बढ़ा लीजिए, क्योंकि अभी एक थोड़ा समय और लगेगा। नित्यु को हम वीडियो दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 तक काम हो गया है। 35 तक 36 इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है अगर चार्ज क्यू ग्रेटर देन 0 है, ये वाला सवाल। तो जब भी प्लस क्यू चार्ज होता है ना, तो उसका फिल लाइंस बाहर निकलता है ऐसे। हाँ बेटा, तुम देखो वीडियो। और फिल लाइंस बाहर निकलने की वजह से इसके इस तरह से बनते हैं इक्विपोटेंशियल, है ना, स्फेरिकल। ठीक है, तो ये इक्विपोटेंशियल हुआ प्लस क्यू का। बाकी सवाल को सेकेंड केस में अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि नित्य उठ गई है तो शायद हमको बनाने देगी, लेकिन ये वीडियो देखते रहेगी और बीच में बोलते रहेगी, तो वीडियो खराब बनेगा। आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, हम क्वेश्चन को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नंबर 36 ये है। आप क्वेश्चन देख लीजिए। 35, 36 सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 37 इक्विपोटेंशियल पे सारे सवाल है। मेन सवाल आया था, और ये नित्य रानी उठ गई, डिस्कशन करने नहीं दे रही है। तो आप क्वेश्चन देखिए। 37, 38, 39 कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन आपसे जो ना बने यही क्वेश्चन सब आएंगे एग्जाम में, इसी टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। 41, 42, 43, अभी और 15-20 मिनट में ये सब हम डिस्कस कर लेते। 44 इंटरेस्टिंग है और यूनिक भी है, पोटेंशियल एनर्जी पे है, ज़रूर देखिएगा। 45 इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, 45 मत मिस कीजिएगा। 46 भी ग्राफ है, 2 ग्राफ, इसमें से कौन सा ग्राफ में क्या कांस्टेंट रहेगा ये ध्यान रखिएगा। हाँ नहीं तो चला तो दिए है तुमको। देखो आहा टमाटर, वाह आहा टमाटर, देखो तुम। आप लोग भी सुनिए, मन ठीक हो जाएगा। खैर 47, 48, 49 इम्पोर्टेंट है, इस तरह का सवाल खूब पूछता है। 49 एग्जाम में ये मत लिखना टमाटर। 49 ठीक है। 48 भी ड्रॉ की पोटेंशियल ज़रूरी है। और 51 इम्पोर्टेंट है। और 52, 53 ये सब कुछ आप मतलब हम सब इम्पोर्टेंट ही चुने ही हैं। ये एनसीईआरटी का 54 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, आप क्वेश्चन देखते जा रहे हैं ना, वीडियो को रोक रोक के देख लीजिएगा। 54 बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हो सके तो कुछ देर बाद जब नित्य की मम्मी आ जाए, अभी बाहर गई हूँ, तो फिर हम वीडियो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये बना सकते तो सवाल ज़रूर बना लीजिएगा। 55 और अंतिम सवाल 56, इतना, और 57, 58 तो ज़्यादा बना दिए थे हम। 1-2 और सवाल हो रहा है, देख लीजिए। 59, 60, 61, 62, 63 और बस इतना ही सवाल है। तो बस इस सवाल को आप देख लीजिए। मार्किंग ये जो 4-3 ऐसे लिख दिए, इतना ही मार्क्स का, ये कोई ज़रूरी नहीं हो, ये तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। हम लोग अभी सिर्फ 64 में 35 तक पहुँचे थे, जिसमें कि ए और आर भर सवाल तो बताए ही नहीं थे। आगे देखेंगे हम लोग, आप इसको देख लीजिए। अगर इसमें से कोई सवाल ना बन रहा हो तो मैसेज कीजिए, या अभी हम आपको कुछ देर बाद एक और वीडियो डाल के बाकी सवाल डिस्कस करेंगे। बड़ा है ये सवाल।